ओवैसी जी की जो पार्टी है किस तरीके से किसानों के समर्थन में आई हुई है? आपने अभी देखा होगा कुछ दिन पहले असद साहब ने भी ये मुद्दा पार्लियामेंट में उठाया है। हमारी एमएम पार्टी और पूरा महाराष्ट्र हो या पूरे भारत के पूरे कार्यकर्ता किसान आंदोलन में सहभागी हैं। जैसे जहाँ पे गाजीपुर में आंदोलन चालू हुआ वैसे ही हमारे क्षेत्र में, हम महाराष्ट्र से आते हैं, महाराष्ट्र में भी सब किसानों ने मिलकर वहाँ पे आंदोलन चालू किया है। बट हमें एक दुख बात, ये बात की भी लगता है कि यहाँ पे जैसा आंदोलन हो रहा है वैसा महाराष्ट्र में नहीं हो रहा है। मैं हमारे महाराष्ट्र के लोगों को भी बताना चाहूँगा कि ये जो गाजीपुर का जो आंदोलन है, जो यहाँ पे जो दिल्ली में है और जो बहुत सी जगह पे किया जा रहा है, वैसे ही आंदोलन आप भी करना चाहिए। हमारे किसान थोड़े से पीछे है, हमें लग रहा है कि पर हम जाके हमारे पार्टी की तरफ से और ज़्यादा से ज़्यादा ये आंदोलन करने का, इसकी समर्थन में आने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से सीए को लेकर आप लोग मैदान में थे, एनआरसी को लेकर, उस तरीके से लग रहा है आपकी पार्टी मुखर होकर विरोध कर रही है इस कानून का। मुझे तो नहीं लग रहा। नहीं, हम लोग अभी कैसा है, अभी प्रॉब्लम ऐसा है कि जब भी हम लोग कुछ आंदोलन करते हैं कि सब लोग हमको साथ भी नहीं देते हैं। महाराष्ट्र में कुछ लोग, कुछ पार्टियां है जो उसके साथ कुछ किसान से। आपकी पार्टी की बात? हाँ, हमारी पार्टी की बात ये है कि पार्लियामेंट के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने पूरी ताकत के साथ इस मुद्दे को उठाया है और किसानों को समर्थन दिया है। ये कम है? लेकिन जिस तरीके से एनआरसी में सड़क पे उतरे ओवैसी साहब ने बिल फाड़ा, उस जोश से कहाँ दिखा? महाराष्ट्र में हैदराबाद के किसान भी नजर नहीं आ रहे हैं। हम लोगों ने मुंबई के अंदर आज़ाद मैदान के अंदर प्रोटेस्ट किया है पूरी ताकत के साथ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र स्टूडेंट विंग कल भी किसानों के साथ खड़ी थी, आज भी किसानों के साथ खड़ी है। बल्कि कुछ किसान भाई जो सरहद की हिफाजत करते हैं, उन्होंने वो रिटायर हो चुके हैं, वो मुझे स्टेज पे मिले और मुझसे मुलाकात की, हमारा नंबर भी लिए। उन्होंने बताया कि मैं एक सिपाही और मैं रिटायर हो चुका हूँ। ऐसे सिपाही हमारे देश की, जो देश की हिफाजत करते हैं, दिन रात देश की हिफाजत करते गए, उनके बच्चे को, उनके लोगों को आप देशद्रोही बोलते हो, खालिस्तानी बोलते हो। कितने अफसोस की बात है, जिसको आप आतंकवादी बोल रखे हो, उसके बेटे की लाश जब इस देश के तिरंगे के अंदर लपट कर उसके घर पर आती है, आप खालिस्तानी बोलते हो। तुम्हारा जमीर इतना मर चुका है। वो किसान जिसको अन्नदाता कहा जाता है, वो किसान जिसको रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, उस किसान को आप आतंकवादी कहते हो। इससे बड़े मातम की बात इस देश में और क्या हो सकती है? आप तो जानते हैं कि जितनी भी कानून लाई, चाहे वो सीए हो, अमित शाह ने कहा कि डंके की चोट पर सीए लागू करें, फिर ऐसा क्यों लगता है कि? तो असदुद्दीन अवैसी साहब ने भी डंके की चोट पर कहा कि अगर आप एमपीआर एनआरसी पर अगर आप कानून बनाएंगे तो पूरी ताकत के साथ हम रोडों पर उतरेंगे और कोई दुनिया की ताकत, मेरा फंडामेंटल राइट है, संविधान आर्टिकल 19 मुझे, आपको, सारे हिंदुस्तानियों को इस बात की इजाजत देता है कि मैं पीसफुली प्रोटेस्ट करूं। अमित शाह पार्लियामेंट के अंदर अपने एमपीओ की ताकत की बुनियाद पर वो कानून तो बना सकते गए, लेकिन हमारी जबान को रोक नहीं सकते गए। आरएसएस ने हमें बोलने की ताकत नहीं दिया के, मोदी जी ने नहीं दिया के, हमें बोलने की ताकत भारत का संविधान आर्टिकल 19 ने दिया के। अमित शाह ताकत की बुनियाद पर कानून तो बना सकते हैं, लेकिन ताकत की बुनियाद पर मैं, आप जो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रखे गए, अमित शाह नहीं रोक सकते। सरकार ने तो रुख साफ कर दिया। सरकार रुख ने साफ कर दिया। सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस कानून को आप स्थगित क्यों नहीं करते, और सुप्रीम कोर्ट, भारत का संविधान आर्टिकल 141 ये बोलता है कि जो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा वो आपको मानना पड़ेगा। क्यों अमित शाह नहीं मानते हैं? अमित शाह, नरेंद्र मोदी, किसी कानून मंत्री क्यों नहीं मान रहे सुप्रीम कोर्ट की बात को? क्यों नहीं मानते हैं? क्या उनको कुछ आपत्ति है? भारत के संसद के अंदर संविधान पर हाथ रखे सारे एमपीओ ने कहा था कि हम संविधान की गरिमा को बाकी रखेंगे, उसकी इज्जत करेंगे, उसकी हिफाजत करेंगे। कहाँ गए वो इज्जत जो फंडामेंटल राइट है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है? आंदोलन होते रहे करेंगे, हमारा हक है करने का, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। आप रोक सकते हैं हमें? भारत का संविधान ने दिया है। जब भारत का संविधान जब बन रहा था तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी वो गांधी जी के पास लेकर गई कि ये हमारा कानून बनाए, तो गांधी जी ने कहा था इस संविधान के अंदर गरीबों की आस्था नजर नहीं आती है। आज अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को, किसी मंत्री को भारत का संविधान डायरेक्टिव प्रिंसिपल
आर्टिकल 38 पुकार कर कह रखा कि आप ऐसा कानून बनाइए जिससे गरीब मजदूर सब तरक्की करे, सियासत के अंदर, समाज के अंदर, इकोनॉमिक के अंदर। वो काम क्यों नहीं करते हैं? CAA पे कानून बनाएंगे, ये सरकार कानून बनाने वाली है और आप कानून जो बनाते हो वो संविधान आर्टिकल 14, 15 के खिलाफ बनाते हो आप। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन संविधान का जो स्ट्रक्चर है आप उसको खलास नहीं कर सकते। बीजेपी संविधान का जो स्ट्रक्चर है उसको खलास करने की कोशिश कर रही है। जब तक हम जिंदा रहेंगे भारत के संविधान की हिफाजत हमने कल भी किया था, आज भी करेंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर ने खून पसीने से इस संविधान को लिखा है। आपकी, हमारी और जो भी मीडिया के तमाम की जिम्मेदारी बनती है कि हम इस देश के संविधान की हिफाजत करें। प्रधानमंत्री कहते हैं कि बातचीत का रास्ता है खुला हुआ, ऐसे में आंदोलन का रास्ता छोड़ बातचीत के रास्ते में जाने में क्या बुराई? 200 लोगों के ऊपर आप देशद्रोही का केस बुक कर देते हो। हाँ, प्रोटेस्ट करना गुनाह है। 200 लोगों के ऊपर आप केस देशद्रोही का बुक कर देते हो। जो हुकूमत से सवाल करेंगे, जो हुकूमत से सवाल करेगा वो देशद्रोही हो जाएगा। तो देशभक्त कौन है? अंजना देशभक्त अपना अर्नब गोस्वामी है, कंगना रवानत है। कौन है देशभक्त? हमारा संविधान जो है हमें इस बात की इजाजत देता है हम सवाल करें, आप नहीं रोक सकते हमें। लाल किला पे उसकी निंदा नहीं करेंगे। हम उसकी निंदा करते हैं, कल भी करेंगे, आज भी करेंगे, लेकिन उसकी फोटो नरेंद्र मोदी जी के साथ में आती है। क्यों आए? एक प्राइम मिनिस्टर की एक फोटो जो दंगा करता है उसके साथ फोटो क्यों आती है? मेरा सवाल है। अमित शाह के साथ उसकी फोटो गए, क्यों फोटो आए? मोदी जी के पास अगर पहुंचता है अगर कोई, तो कितनी सिक्योरिटी होती है? कैसे पहुंचा? वो तुम्हारा नेता था, वो बीजेपी का नेता था। जिस तरह से लोग समर्थन में आते रहे दूर दूर से, बहुत टाइम से 3 महीने से रेगुलर आ रहे हैं, तो आपको लगता है सरकार झुक जाएगी? देखिए, जब किसान, इस देश की आवाम रोड पर उतरेगी तो इस देश के अंदर जरूर इनकलाब आएगा और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस देश के अंदर इनकलाब आएगा। सरकार डर गई है, झुकने की बात तो छोड़िए। कहती है सरकार कि 1.5 साल के लिए हम कानून को हटा देते हैं। किसानों का डर, कहीं ना कहीं किसानों का डर सरकार को नजर आ रहा है। 56 इंच का सीना कहाँ है तुम्हारा? आज चीन हमारी सरहदों पर घुस जाता है। पार्लियामेंट के अंदर नरेंद्र मोदी जी तस्करा नहीं करते गए। कैसे देशभक्त हैं आप? समझौता हो गया ना, उनसे समझौता हो गया चीन से। किस बात का समझौता होगा? समझौता हो रहा है, यहाँ तक आप रहेंगे वहाँ तक हम रहेंगे। हमारी सरहद में अब आने की इजाजत दे दी किससे? नरेंद्र मोदी जी का देश नहीं है जो आप समझौता कर देंगे और देश की जमीन को दे देंगे। उनका हक नहीं है। ये देश नरेंद्र मोदी का, जितना हक इस देश पर नरेंद्र मोदी जी का है उतना डॉक्टर कुणाल खरस साहब का भी है, शाहनवाज साहब का भी है और रवीश मोमिन का भी है। लेकिन उनका तो कहना है कि 60 साल तक आज तक जो कोई भी कानून बनाया हो वापस नहीं। हो गया सवाल ये वाला। देखिए, सरकार को इस बार वापस लेना पड़ेगा। MPR NRC का जो कानून है, इस पर अगर रूल्स अगर सरकार बनाती है, हम पूरी ताकत के साथ जो है रोडों पे उतरेंगे, एहतजाज करेंगे और किसी की मां नहीं जलेंगे कि हमको रोक के दिखा सके। अफसोस के साथ मुझे आज ये कहना पड़ता है कि पार्लियामेंट के अंदर किसी मंत्री मुस्कुराते गए, किसी कानून के ऊपर हंसते गए। शर्म नहीं आती? मुझे शर्म आती है। इस देश के किसी मंत्री पर शर्म आती है कि उनके कार्यकाल के अंदर 78,000 किसानों ने आत्महत्या की है। भारत का संविधान आर्टिकल 21 के बोलता है कि हुकूमत की जिम्मेदारियां के जान की हिफाजत करना। नरेंद्र मोदी जी, आपकी हुकूमत के अंदर 78,000 किसानों ने आत्महत्या की है। क्या किसानों का दर्द तुम्हें नहीं है? क्या तुम्हें एहसास नहीं है किसानों का? जरा पर भी एहसास नहीं है। जमीर इतना मर चुका है, एहसास इतना मर चुका है कि किसान मरे कि कोई और मरे, ये हुकूमत सुनने वाली नहीं है। ये हुकूमत अंधी बहरी सरकार जो है हो चुकी है। लेकिन सरकार का तो कहना है कि अभी राज 60 साल तक करेंगे। सरकार क्या कितने साल तक करेंगे? 60 साल तक। मुझे जो सरकार जो हिसाब से पार्लियामेंट के अंदर और जो बिल पास कर रही है उससे तो मुझे लगता है सरकार बहुत जल्दी गिर जाएगी। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम लोग महाराष्ट्र से आए, ये सरकार बोलती है कि चंद किसानों का जीवी जो है ये सिर्फ हरियाणा और पंजाब का आंदोलन है, तो ये गलतफहमी में मत रहे। हम लोग ये महाराष्ट्र में, मैं जिस जमीन से आया हूँ, नवी मुंबई से, पहला शुरू करने वाला आंदोलन किसानों के लिए ये हम लोग ही थे
और वहां से फिर आजाद मैदान के अंदर हमने 2 बार आंदोलन ले चुके हैं, जो भारी तादाद में आजाद मैदान जो महाराष्ट्र का जो हब है, गढ़ है, दिल है, वहां बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में किसानों के समर्थन में आए थे और जिसमें हम लोगों ने पूरा अपना समर्थन दिए हुए थे। और मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहता हूं कि ये सरकार जो ये 3 मिल के लिए अगर ये डिसीजन नहीं लेती तो ये किसान के अंदर, अपने महाराष्ट्र, अपने इंडिया के अंदर जो नेता है साथ में इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं वो हाई वोल्टेज नेता है। ये बात मोदी सरकार जान ले कि ये जो नेता जो जुड़े हुए इस आंदोलन में सब हाई वोल्टेज नेता है। अगर आप ये बिल वापस नहीं लेते तो आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा, और छोटा मोटा झटका नहीं, 440 वोल्ट का झटका लगेगा। लेकिन उनका कहना है संशोधन कर देंगे लेकिन बिल वापस नहीं लेंगे। नहीं, उनको करना ही पड़ेगा। उनको ये संशोधन से का मतलब ही नहीं होता, इनको बिल पूरा वापस लेना ही पड़ेगा। और मैं आपको आज इस गाजीपुर की सरजमीन से मैं इस किसान आंदोलन का कसम खाता हूं, आज अपनी कसम खा के ये कहता हूं, इस सरकार को बता देना चाहता हूं कि दूध मांगेंगे, अगर आप किसानों से दूध मांगेंगे तो किसान तुमको खीर देंगे, अगर तुम किसानों से दूध मांगोगे तो किसान तुमको खीर देंगे, अगर तुम उनके कानून, तीनों संविधान के ऊपर हाथ उठाओगे तो ये किसान आपको चीर देंगे, लेकिन संविधान के दायरे में लेकर अपनी खेत जोत कर वो आपको सही तरह से अपनी जगह दिखाएंगे। 18 फरवरी को रेल जाम का ऐलान है, उसके बारे में क्या कहना है? पूरी तैयारी चल रही है और सारे लोग, सारे कार्यकर्ता, देखो ये जो प्रोसेस है ये लंबा प्रोसेस है। पटेल साहब ने जो कहा है, ये जो आंदोलन चलने वाला है ये अक्टूबर तक हमने तैयारी करके रखी है, तो हमें टप्पे टप्पे पे आगे बढ़ना है। ये 1-2 दिन का आंदोलन नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता इस देश से सभी कार्यकर्ता, सभी किसान संगठन जुड़ते जा रहे हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता बड़े पैमाने पे आंदोलन बढ़ा हुआ, ये आपको नजर आएगा, जिसमें हर स्टेट का लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे कार्यकर्ता हो, कोई संगठक हो, सब जनों का इसमें सहयोग है।